Good morning all of you. Welcome back. In last class we started with the chapter number 6 that is rural development. अब हम उस चैप्टर को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और जो हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है बेटा अपना एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा किसकी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ ना, मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। नो डाउट कि मार्केटिंग आज हर फील्ड में होती है। क्या एग्रीकल्चर सेक्टर वाले फील्ड में ही मार्केटिंग है? नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। फार्मर जनरली क्रॉप रेज करता है, बट फार्मर को ये नहीं पता इस क्रॉप को सोल्ड कहाँ करना है। वो जनरली क्या करेगा, आसपास की रूरल एरिया में सोल्ड कर लेगा, मैक्स टू मैक्स कोई आसपास अर्बन सिटी है वहाँ सोल्ड आउट कर देगा। उसके अलावा उसके पास कोई सोर्स नहीं है जहाँ उस चीज़ को सोल्ड आउट कर सके। तो हम बात करते हैं बेटा एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। तो इंडियन फार्मर्स ऑलवेज फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट एट अ रीजनेबल प्राइस। तो जो इंडियन फार्मर्स है वो हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को कहाँ सेल करें और किस प्राइस पे सेल करें। द बेसिक डेफिसिट दे फेस इज द प्रॉब्लम टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केटाइज कर ही नहीं पाते। द बेसिक डेफिसिट दे फेस इज टू मार्केट देयर प्रोडक्ट एंड हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग अराइजेस। और यही कारण है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट अराइज होती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स, अब होता क्या एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो मैंने कहा इट इज अ प्रोसेस, it is a process that includes assembling, storage, packaging, processing, transportation, grading। मतलब ये सारी की सारी चीजें कहाँ कवर होती है बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। कौन कौन सी बेटा, असेंबलिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री। मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, पैक करना, ग्रेड करना, प्रोसेस करना, ये सारे के सारे प्रोसेस कहाँ कवर होते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। A good marketing system is essential to mobilize the surplus agriculture products and to feed the urban population। अब मुझे बताओ कि एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस क्यों रिक्वायर्ड है? क्यों रिक्वायर्ड है सर? ये इसलिए रिक्वायर्ड है टू मोबिलाइज द सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कि सर जो भी सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको मोबिलाइज कर सके। मोबिलाइज का मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर जा सके। दैट इज टू मोबिलाइज द सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड टू फीड द अर्बन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री। इसीलिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, अपने प्रोडक्ट को मोबिलाइज कर सके, अर्बन पॉपुलेशन को फीड कर सके। तो मैंने क्या बताया आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में, तो क्या था बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। और ये सारी की सारी चीज कहाँ कवर होती है बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है, डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम पढ़ने वाले हैं बेटा लिमिटेशंस, कि सर कौन कौन सी लिमिटेशंस है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। तो पहला मैंने बोला लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट इसको स्टोर कहाँ करे। आज गवर्नमेंट सपोज करो फार्मर से वेजिटेबल या फ्रूट्स ले भी लेती है, तो क्या हमारे पास इतनी स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है क्या कंट्री में कि वो जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो खराब ना हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बेटा, स्टोरेज की, कि इनको स्टोर कहाँ करेंगे, दैट इज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। दूसरी आती है बेटा लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, चलो अब फार्मर को पता है कि मुझे अर्बन एरिया में गुड्स को सोल्ड करना है, लेकिन रूरल टू अर्बन एरिया गुड्स जाएंगे कैसे सर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो फार्मर वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किस चीज़ की बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। तो मैंने क्या क्या बताया बेटा आपको, पहला बताया कि सर स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, दैट इज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। नेक्स्ट मैंने बताया लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट आता है बेटा लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन।
लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इन फार्मर्स, कि फार्मर्स में मार्केटिंग इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी को मार्केट में कैसे लेकर जाए, मार्केटिंग कैसे करे, कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे ग्रेडिंग होते हैं। दैट इज लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इन द फार्मर्स। एक और ड्रॉबैक क्या बताया मैंने कि फार्मर्स के अंदर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इतनी अवेलेबल नहीं है। तो हम पढ़ रहे लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो मैंने पहले आपको बोला लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, अनदर वन इज लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इन द फार्मर्स। नेक्स्ट आता है बेटा लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस, लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस। तो सर बात करें पैसों की, तो फार्मर जनरली प्रॉब्लम क्या फेस करता है कि सर उसके पास इतना फंड भी अवेलेबल नहीं होता कि वो अपनी कमोडिटी को मार्केटिंग कर सके, वो एग्रीकल्चर गुड्स को मार्केटिंग कर सके। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस। एंड लास्ट वन इज इन एडुकेट कम्युनिकेशन, इन एडुकेट कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है किसका, फार्मर्स का। तो हमने कुछ एक ड्रॉबैक्स पढ़े, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है। दैट इज कॉल्ड लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सर क्या क्या पढ़े, पहला पढ़ा लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, एक बड़ा लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट इज लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इन द फार्मर्स, लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस, इन एडुकेट कम्युनिकेशन। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स अपन ने पढ़े, ये क्या पढ़े बेटा, ड्रॉबैक्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे कि सर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है फार्मर्स के अंदर, एडुकेट फाइनेंस अवेलेबल नहीं है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत सिंपल पॉइंट्स थे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स याद हुए होंगे कि सर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है और कम्युनिकेशन गैप बहुत ही ज्यादा है। तो हमने पढ़ा बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये था बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, हमने इतने सारे ड्रॉबैक्स पढ़े कि सर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, फाइनेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, मेजर्स टेकन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या पढ़ने वाले हैं बेटा अपन, मेजर्स टेकन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। व्हाट आर द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो सर अब ये हम पढ़ने वाले हैं कि हमने अभी ड्रॉबैक्स पढ़े कि सर ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमने फेस करी थी, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए किसके लिए बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। पहला था कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। क्या इस्टेब्लिश करी बेटा, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। तो हमने स्टैब्लिश करी बेटा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी फॉर्म्ड बाय द फार्मर्स। ये एक ऐसी सोसाइटी थी जो किसने फॉर्म करी थी बेटा, फार्मर्स ने मिलकर फॉर्म करी थी। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव, मतलब मिलजुल कर। किसने स्टार्ट करी थी बेटा, फार्मर्स ने। दैट इज कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। तो देखो इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ societies formed by the farmers to sell the output collectively। और किस लिए फॉर्म करी, जिससे वो अपना सारा का सारा आउटपुट कलेक्टिवली सोल्ड आउट कर सके, एक साथ सोल्ड आउट कर सके। बताए उससे होगा क्या, अगर सोच के देखना, चार फार्मर है, चारों में कंपटीशन है, चारों आपस में बात नहीं करते, तो एक तो 20 रुपए किलो टमाटर बेच रहा है, एक देखेगा 18 रुपए किलो ही बेच रहा है, एक 15 के ही बेच रहा है और एक 25 के बेच रहा है, क्योंकि चारों में कंपटीशन है। वो एक दूसरे के कस्टमर कोशिश कर रहे हैं कि इससे ना खरीद के हमसे खरीदे। लेकिन ये सोच के देखो, अगर सारे फार्मर्स मिल जाए, उन्होंने अपनी प्राइस फिक्स कर ली, भैया किससे खरीदे, ए से खरीदे, बी से खरीदे, सी से खरीदे या डी से खरीदे। If any customer buy the commodity from any of the farmer, our price is fixed, that is ₹20 per kg।
तो बेटा जो फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब तक कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा था, अब फार्मर ने फिक्स कर दिया लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो ऐसा इन्होंने क्यों करा? ऐसा इन्होंने इसलिए किया जिससे वो अपने आउटपुट को कलेक्टिवली सोल्ड आउट कर सके, और उससे होगा क्या, उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो आई रीड, इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ मार्केटिंग सोसाइटीज formed by the farmers to sell the output collectively and to take the advantage of collective bargaining in order to get better prices for the crop। और उससे होगा क्या, उनको उनकी क्रॉप के लिए बेटर प्राइसेस अवेल हो जाएगी। दूसरा आता है बेटा रेगुलेटेड मार्केटिंग। देखो ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पहले होता क्या था भाई, फार्मर ने अपना गुड सोल्ड किया, भाई ये फार्मर था, फार्मर ने अपनी कमोडिटी सोल्ड करी, किसको, इंटरमीडियरी को। फार्मर ने सोल्ड करी ₹5 पर केजी, ₹5 पर केजी। अब ये जो ब्रोकर था, ट्रेडर था, इंटरमीडियरी था, इसने आगे कस्टमर को सोल्ड करी बेटा ₹20 पर केजी। बेटा जिसने मेहनत करी, जिसने फार्मिंग करी, जिसने क्रॉप उगाई, उसको कितने रुपए मिले सर, ₹5 पर केजी। लेकिन जो इंटरमीडियरी था, जो ब्रोकर था, वो कितने कमा के ले गया बेटा, उसमें से ₹15। तो फार्मर को तो कुछ मिला ही नहीं। तो इन्होंने ये लोग एक कंसेप्ट लेकर आए, कौन सा, रेगुलेटेड मार्केटिंग। अब बताइए इसमें होता क्या था, इसमें मार्केटिंग सिस्टम था जहां पे 3 लोग होते थे। एक तो था 1 2 3, एक तो था बेटा फार्मर का रिप्रेजेंटेटिव। कौन था बेटा, फार्मर को रिप्रेजेंट करने वाला। एक था जो इंटरमीडियरी है, ट्रेडर है, उसका रिप्रेजेंटेटिव, और एक था बेटा गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे अब तीनों के बंदे थे, फार्मर का भी बंदा था, ट्रेडर का भी था और गवर्नमेंट भी था। अब जो भी प्राइस डिसाइड होगी अब तीनों के सामने डिसाइड होगी, 1 2 3। इससे होगा क्या, फार्मर को चीट करना भी इतना आसान नहीं था, इससे फार्मर को लॉस नहीं होगा। अब काम में क्या थी बेटा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन थी कि जो भी प्राइस डिसाइड होगी ना, अब 1 2 3 इन तीनों लोगों के सामने ही डिसाइड होगी। उससे आया क्या सर, इनके काम में ट्रांसपेरेंसी आ गई। क्या आ गई बेटा इनके काम में, ट्रांसपेरेंसी। क्या आ गई बेटा, ट्रांसपेरेंसी। दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केटिंग। तो उन्होंने ये सिस्टम क्यों चालू करा, जिससे ये लोग इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सके। अब फार्मर को एक्सप्लॉइट करना इतना आसान नहीं था, जिससे फार्मर एक्सप्लॉइट ना हो। पढ़ते देखो, रेगुलेटेड मार्केटिंग, इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा मार्केट जो किसने एस्टेब्लिश किया था बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फॉर ट्रांसपेरेंसी इन बाइंग एंड सेलिंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज। किसने एस्टेब्लिश किया बेटा, फॉर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बाय और सेल करने में क्या लाने के लिए बेटा, ट्रांसपेरेंसी। तो आई से इट इज अ टाइप ऑफ मार्केट which was established by the government of India for transparency in buying and selling the agriculture commodities. The buying and selling of commodities in this market is monitored by a committee. अब जो भी बाय और सेल हो रहा था ना, वो एक कमिटी मॉनिटर कर रही थी, और कमिटी में कितने लोग थे बेटा, 3 लोग। कौन कौन सर, फार्मर का रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेडर का रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इस कमिटी में कितने लोग थे, 3, और तीनों कौन कौन थे सर, फार्मर, ट्रेडर और गवर्नमेंट। तीनों के क्या बैठे थे, रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे। तो अब जो भी बाइंग और सेलिंग हो रही थी तीनों के सामने हो रही थी। तो उससे क्या हुआ, जो भी प्रोडक्शन, जो भी एक्टिविटी कैरिड आउट हुई उसमें क्या आ गई थी बेटा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो गई थी। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कमोडिटीज अंडर दिस मार्केट is monitored by the committee which includes the representative of government, farmers and traders, and it is established, और ये क्यों establish की गई थी बेटा, just for protecting the farmers from fraud by middleman, just for protecting the farmers from fraud by middleman, जिससे अब वो जो middleman है farmer के साथ fraud ना कर सके, and to provide them adequate prices for the commodity, और उनको उनकी कमोडिटी के लिए रीजनेबल प्राइस या एडुकेट प्राइस मिल सके। तो अपन पढ़ रहे बेटा, व्हाट आर द मेजर्स टेकन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो
क्या क्या स्टेप उठाए बेटा? पहला, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज को हमने स्टैब्लिश किया। दूसरा, रेगुलेटेड मार्केटिंग, क्या चालू किया बेटा? रेगुलेटेड मार्केटिंग। थर्ड आता है बेटा सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट। सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, देखो मैंने आपको भी बताया था लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो उसमें अपन एक ड्रॉबैक पढ़ा था, लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ा था बेटा? लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने इन्होंने गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज इन्होंने फार्मर को फैसिलिटी दी किसकी? लो रेट ट्रांसपोर्टेशन की। अब रूरल टू अर्बन एरिया जो कमोडिटी जा रही थी उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो काफ़ी कम थी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। और इसके लिए रेलवे प्ले अ मेजर रोल। गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया बेटा? रेलवेज को। उससे हुआ क्या? जो फार्मर्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो कम हो गया। पढ़ते देखो, इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी the government introduced subsidized transport system for the farmer and railway offer a low rate transport to the farmers। रेलवे ने क्या ऑफर किया इनको? लो रेट ट्रांसपोर्ट फॉर ब्रिंगिंग देयर प्रोडक्ट टू द अर्बन मार्केट्स। अब रूरल टू अर्बन मार्केट लाने के लिए कौन हेल्प कर रहा था इनकी? रेलवेज। और रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या थी बेटा? बहुत ही कम, वेयर दे कैन गेट अ बेटर डील, क्योंकि सर फार्मर्स को एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में बेटर डील अवेल हो रही थी, बेटर डील मिल रही थी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया सर? सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। तो देखो अपन ने 3 पॉइंट पढ़े, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज, रेगुलेटेड मार्केटिंग, नेक्स्ट था बेटा सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आता है बेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो इसका मतलब पता है आप लोगों को? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। पता है हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप सबको पता है। तो हमारी कंट्री में कई लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। There are so many people who comes below poverty line. Even they cannot afford the minimum requirement of their life. Basic needs की वो fulfill नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या स्टैब्लिश की बेटा? फेयर प्राइस शॉप या राशन शॉप्स। सुना होगा, मैं परचूनी की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे दिमाग में क्या आता है? राशन सुनते ही सर परचूनी की दुकान। नहीं बेटा, राशन शॉप अलग कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है? वो जनरली जो भी बैकवर्ड एरिया है वहाँ स्टैब्लिश की जाती है, और जो भी ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं उन लोगों को बहुत ही कम रेट पे वीट प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब गेहूं, बहुत ही कम रेट पे कैरोसिन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब सर्वाइवल के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं लोग? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर थ्रू। तो देखो आज नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया इन्होंने? दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब सपोज करो फार्मर मार्केट में वीट सोल्ड कर रहा है 15 रुपये केजी, और गवर्नमेंट ने राशन शॉप में बेचा 3 रुपये किलो, तो क्या फार्मर को नुकसान हुआ? नहीं, फार्मर को तो उतना ही पैसा मिल रहा है। गवर्नमेंट उनसे परचेज करके राशन शॉप के थ्रू मार्केट में सोल्ड करती है। तो नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले बेटा अपन? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कंसेप्ट ऑफ राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स ऑपरेट्स द पीडीएस इन द इकोनॉमी। तो ये क्या ऑपरेट कर रहा था बेटा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द इकोनॉमी। फेयर प्राइस शॉप्स ऑफर्स असेंशियल कमोडिटीज, जो भी हमारी असेंशियल कमोडिटीज है वो लोग ऑफर कर रहे थे, लाइक राइस, वीट, पल्सेस, कैरोसिन्स एट अ लोअर प्राइस टू द फाइनेंशियली लोअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। जो भी हमारी कंट्री में सोसाइटी में वीकर सेक्शन थे उनको जो भी असेंशियल कमोडिटीज है लाइक राइस, वीट, कैरोसिन एटसेट्रा, वो बहुत ही कम दाम में अवेल कराया जा रहा था। दैट इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है बेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखो ग्रेडिंग पता है क्या होता है? ग्रेडिंग एक प्रोसेस होता है कमोडिटी को डिवाइड करने का। आपने देखा होगा कोई फ्रूट्स खरीदने जाते हो तो वहाँ पे एप्पल लेना, कभी एप्पल देखना और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वो बोलेगा भैया
ये वाली जो एप्पल है ये ₹150 पर केजी है, दिस एप्पल इज फॉर ₹120 पर केजी, एंड एक बोलेगा दिस इज ₹80 पर केजी। तो उन लोगों ने पता है क्या कर रखा है, उन्होंने ग्रेडिंग कर रखा है। बोले जो अच्छी क्वालिटी की है उनको उन्होंने ग्रेड ए में डाल दिया 150 पर केजी, जो थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी की है उनको उन्होंने ग्रेड बी में डाल दिया, दैट इज ₹120 पर केजी, एंड द लास्ट वन इज सी, ग्रेड सी, जो और लीस्ट क्वालिटी की है उन्होंने उनको ग्रेड सी में डाल दिया। तो पता है ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग एक प्रोसेस होता है किसको डिवाइड करने का, तो ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग। अब सर वो डिवाइड किस तरीके से करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइस डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो कहाँ कवर होते हैं बेटा, ग्रेडिंग के अंदर। तो हम कहाँ कवर करेंगे बेटा उसको, ग्रेडिंग के अंदर। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। पढ़ते हैं, देखो, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द प्रोडक्ट्स into different lots. What is grading? Sir, it is the process of dividing the product into different lots which have similar shape, similar size, similar type, similar quality and similar performance. So it is the process of dividing the products into different lots which have the similar shape, size, type, quality and performance. And products of different qualities should be separated into a group. और अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट को अलग अलग ग्रुप में ये लोग डाल देते हैं। एंड सिमिलर क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर पुट इनटू अ ग्रेड, और जो सेम क्वालिटी के हैं उसको ग्रेड ए में डाल दिया, जो अलग थोड़े और सेम है मतलब एज पर देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेम क्वालिटी के हैं उनको वो लोग एक ग्रेड में डाल देंगे। मतलब ग्रेडिंग का मतलब होता है डिवाइड करना। और डिवाइड कैसे करते हैं बेटा, वो बहुत सारे तरीके होते हैं, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अपन ने बात करी बेटा किसकी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की। इसमें बेटा लास्ट आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज एमएसपी। ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं इसमें आपको बताता हूं, ये सपोज करो फार्मर ने एमएसपी डिसाइड करी कि ₹20 पर केजी इनको सोल्ड करना है, द एमएसपी इज ₹20 पर केजी, बट सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई ना कि डिमांड उसके कारण फॉल हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई तो डिमांड क्या हुई, डिमांड कम हो गई। जैसे सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, गिरना शुरू हो जाएगी। अब जो फार्मर का प्रोडक्ट था वो मार्केट में सोल्ड हो रहा था बेटा ₹8 पर केजी, तो बेटा इससे फार्मर को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अगर सोचो ना, फार्मर ने एमएसपी डिसाइड किया कि ₹20 पर केजी हमें सोल्ड करना है, बट सप्लाई ज़्यादा होने के कारण और डिमांड कम होने के कारण प्राइस गिरकर कितना आ गया बेटा, ₹8 पर केजी। इससे सर फार्मर विल सफर अ हैवी लॉस और ह्यूज लॉस। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फार्मर को बोलती है कि आपको मार्केट में ₹8 पर केजी सोल्ड करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर को मार्केट में सोल्ड करने से मना कर देती है, और गवर्नमेंट बोलती है कि आप इसी प्राइस में आप ₹20 पर केजी के हिसाब से ये कमोडिटी हमें सोल्ड कर दो। तो गवर्नमेंट ने सारा का सारा स्टॉक फार्मर से परचेज कर लिया, तो फार्मर को तो कितना मिला बेटा, ₹20 पर केजी, फार्मर को लॉस नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अब गवर्नमेंट डिमांड सप्लाई के साथ खेलेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टॉक को रोक देगी, तो वापस से डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर जो भी गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उसको अपने आप कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो फार्मर था, फार्मर को लॉस नहीं हो रहा, बिकॉज फार्मर विल गेट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज ₹20 पर केजी एज डिसाइडेड बाय द फार्मर। ही विल नॉट सफर एनी लॉस, उसको उसका पूरा पैसा मिलेगा। तो कौन हेल्प कर रहा है बेटा, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इनसे पूरा स्टॉक खुद परचेज कर लिया। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आई विल रीड फॉर यू, लिसन टू मी। In order to give better prices and to increase the incentive for producing agriculture commodity, the government of India gives minimum support price to the farmers. तो गवर्नमेंट क्या दे रही है बेटा फार्मर्स को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
इट कैन बी ट्रीटेड एज द ऑफर प्राइस बाय द गवर्नमेंट। और क्या बोला गया है बेटा इसको, ऑफर प्राइस, जो प्राइस गवर्नमेंट फार्मर्स को ऑफर कर रही है फॉर देयर क्रॉप्स। और उससे होगा क्या, द गवर्नमेंट विल परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द गवर्नमेंट विल परचेज द कमोडिटी फ्रॉम द फार्मर्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड स्टोर इट इन द गोडाउन ऑफ एफसीआई। और एफसीआई के गोडाउन में गवर्नमेंट इसको स्टोर कर लेती है। एफसीआई बोले तो बेटा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो टुडे वी स्टडी वन कंसेप्ट दैट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है बेटा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, स्टोरेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें कहाँ कवर होती है बेटा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर। फिर अपन ने पढ़ा बेटा लिमिटेशंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो मैंने आपको बताया कि सर लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बताया लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, मैंने आपको बताया इनएडुकेट कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे हमने पढ़े। फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा व्हाट आर द वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए। तो पहला अपन ने पढ़ा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। क्या स्टैब्लिश करी बेटा, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेटा रेगुलेटेड मार्केटिंग। क्या पढ़ा, इसका मतलब था कि सारे फार्मर मिलकर बेच रहे हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। ये स्टैब्लिश करी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। एक कमेटी बनाई गई जिसमें फार्मर, ट्रेडर और गवर्नमेंट तीनों के बंदे बैठेंगे और जो भी अब बाय सेल होगा इन तीनों के सामने होगा। इससे क्या आई बेटा, ट्रांसपेरेंसी। ये तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा। गवर्नमेंट ने, रेलवे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब रूरल टू अर्बन एरिया बहुत ही कम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट पे गुड्स जा रहे थे। पीडीएस मतलब राशन शॉप का कंसेप्ट ये था बेटा। ग्रेडिंग मतलब डिवाइडिंग एज पर देयर नेचर, साइज और क्वालिटी। और एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि गवर्नमेंट ने फार्मर को बोला आपको इतना मिलेगा तो मिलेगा ही, फार्मर विल नॉट सफर एनी लॉस। गवर्नमेंट क्या करेगी, फार्मर से एमएसपी परचेज कर लेगी और उसको अपने गोडाउन में स्टोर कर लेगी। गोडाउन किसके बेटा, एफसीआई के, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा वो क्या था आज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट आया होगा। प्लीज इसको पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।